नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है कंचन नौटियाल। और ये शो क्वेरी एड्रेस करने का शो है और सर भी साथ हैं हमारे। सर, सबसे बड़ी क्वेरी जनता की अभी यही नज़र आ रही है कि जो इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर इंतजार था वो ख़त्म हो गया और मार्केट में अच्छी तेज़ी है। और जो थोड़ा हम गए फिसले 25,641 तक, वहाँ से भी अब थोड़ा रिकवरी आ रही है। तो अब कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को और क्या रणनीति इस वक्त फिलहाल नजर आ रही है आपको मार्केट में? बिल्कुल श्रेया, कंचन गुड मॉर्निंग। देखिए, गुड मॉर्निंग। एक दो चीज़ें समझ लीजिए यहाँ पर। अब इस मार्केट के 3-4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, आज सुबह खुलते जो एफआईएस की एग्रेसिव शॉर्ट्स थी उनमें से कुछ लोगों ने कवर किए होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ने ना कवर किए हों, उल्टा और शॉर्ट्स ऐड कर रहे हो। कैश मार्केट में एफआईएस लगातार हमारे काफ़ी सेलिंग करते आए हैं और अगर इस ट्रेड डील से उनको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा तो हो सकता है कि उन्होंने आज फिर बेचा हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए था रैली का, मार्केट को वो ट्रिगर मिल गया है। अब ये रैली फेल कहाँ होगी? अगर आप 25,500 के नीचे चले गए, जब तक आप 25,500 के ऊपर हैं तब तक ये रैली अब इंटैक्ट है। 25,500 के अगर आप नीचे चले गए, आजकल वो 25,641 है, तो ये रैली फेल होगी। दूसरी चीज़, क्या हम सिर्फ ट्रेड डील की वजह से गिरे थे? देखिए, आज ट्रेड डील की वजह से बड़ा गैप अप होना था, ये तो बहुत क्लियर था। लेकिन एक चीज़ हमने एक ये भी कही थी कि बहुत बड़े गैप अप में स्पेशली आज के ऑप्शन मत चेज करिएगा, उसमें आप पैसा लूज़ करेंगे और बुरी तरीके से पैसा लूज़ करेंगे। वो ऑप्शन ने खुलते ही पीक बनाया और वहाँ से आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं। हाँ, अब अगर आप अगले हफ्ते के ऑप्शन एक्यूमुलेट करना चाहें, मंथ एंड के ऑप्शन एक्यूमुलेट करना चाहें 25,500 के स्टॉप लॉस के साथ, वो एक रणनीति हो सकती है। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है कि आपके पास शायद बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे साथ शायद एक खास मेहमान जुड़े हैं। यहाँ ट्रेड डील के बाद सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार दिग्गजों का एक मेला लगा हुआ है। इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़े हैं 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO प्रशांत जैन। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। बहुत समय के बाद भारतीय मार्केट्स को एक अच्छी खबर मिलती हुई। ओवरनाइट ट्रेड डील की अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा की गई, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उसे एंडोर्स किया। मार्केट में एक बड़ा गैप अप, आपके फर्स्ट थॉट्स? प्रशांत जी, आप शायद म्यूट पर हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। एक बार चेक करेंगे? नहीं, माय हाँ अपॉलॉजीज। हाँ, नो नहीं, प्रॉब्लम। मैं कह रहा था ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और ये बाजार के लिए एक इरिटेंट था और वो दूर हो गया। और मेरे ख्याल से बाजार ने 15-18 महीने से जो कंसोलिडेट किया है, तो उसमें आप देखेंगे कि डिस्पाइट सो मच नेगेटिविटी बाजार नीचे नहीं गया था, तो बाजार में स्ट्रेंथ काफी है मेरे ख्याल से। और ये एक ट्रिगर हो सकता है बाजार के लिए अच्छा, मेरे ख्याल से। प्रशांत जी, एक मार्केट में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे लिए सिर्फ एक ट्रेड डील ही एक फैक्टर था जिसकी वजह से हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे, या बाकी फैक्टर्स भी थे जैसे कि अर्निंग्स हैं, एफआई की सेलिंग है? क्या उसमें अभी भी कहीं ना कहीं एक रिस्क रहेगा कि वो फैक्टर्स अभी भी हमारे अगेंस्ट ही रहें शायद? देखिए, इसमें जो ट्रेड डील का उतना बड़ा योगदान नहीं था मेरे ख्याल से इस फेज के लिए। इसमें 3 मुख्य कारण थे कि 2024 में हमारे जो मल्टीपल्स थे वो काफी ज्यादा थे। जो हमारा इमर्जिंग मार्केट पे प्रीमियम था वो सामान्य से काफी ऊपर चला गया था। दूसरी बात ये थी कि जो अर्निंग्स के अनुमान थे लोगों के, वो वास्तविकता से काफी ज्यादा थे। क्योंकि कोविड में अर्निंग्स बहुत कम हो गई थी, तो वो लो बेस से अर्निंग्स ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी और बाजार ने उसी को एक्स्ट्रापोलेट किया, वो गलत था। तो अब वो अर्निंग्स जो एग्रेसिव एस्टिमेट्स थे वो भी अब नीचे आ गए और वो अब सामान्य है। और तीसरी बात थी कि जो आप देखेंगे जो विश्व में जो मार्केट है, वो एक नैरेटिव ड्रिवन मार्केट, नैरेटिव्स में पैसा गया है पिछले 1 डेढ़ साल में, एआई हो, सेमीकंडक्टर हो, और ये नैरेटिव्स का इंडिया के पास कोई प्ले नहीं था। तो मेरे ख्याल से इसको ऐसा कह सकते हैं, इन नैरेटिव्स की वजह से, ना होने की वजह से भारत से पैसा गया। लेकिन आज हम कहाँ पर हैं? आज मल्टीपल्स हमारे ठीक है। आज हमारा जो करेंसी है वो काफी अंडर वैल्यूड है आरईआर के हिसाब से। एफआईएस भी इंडिया पे काफी अंडरवेट है। और जो एक सप्लाई थी आईपीओस की, वो भी मेरे ख्याल से उसमें डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लगभग 50% जो आईपीओस हैं वो पिछले 1.5-2 साल के, वो इशू प्राइस से नीचे है। तो जो पैसा उसमें जा रहा था वो भी इस वर्ष शायद कम होगा। और जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स है वो भी अब मेरे ख्याल से काफी रियलिस्टिक है। तो हम लोग ऐसा 2-3-6 महीने से कह रहे हैं कि बाजार का जो अगला मेजर मूव होगा वो ऊपर होना चाहिए और ना कि नीचे।
ओके, बाजार का अगला मेजर मूव ऊपर होना चाहिए ना कि नीचे, ये बड़ी बात कही आपने प्रशांत जी, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट है। पिछले साल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को भारतीय मार्केट ने 20 साल में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया और इस साल भी शुरुआत खराब रही। तो क्या एक कैचअप रैली एक्सपेक्ट करें? जैसे पिछले साल कैचअप रैली जर्मनी में हुई, जर्मनी में 29% की रैली आ गई। क्या इस साल भारत का नंबर हो सकता है कैचअप रैली प्ले करने के लिए? हो सकता है, लेकिन भारत ने जो आपने बोला पिछले साल इतना अंडर परफॉर्म किया, उसके पिछले 2-3 वर्षों में बहुत आउट परफॉर्म भी किया था, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आज भारत एक फेयरली वैल्यूड मार्केट है। इसमें वॉलेटिलिटी कम है क्योंकि लोकल पैसा काफी बाजार में जाता है। फॉरेनर्स की वजह से आने जाने से वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन हम इसमें बहुत बड़े जल्दी रिटर्न की मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से 3 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखेंगे तो निफ्टी में लो डबल डिजिट 11-12% के आसपास का कंपाउंडिंग रिटर्न आना चाहिए। ओके, कंपाउंडिंग रिटर्न अगर 11-12% का आ जाए तो उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि उतना ही रिटर्न हमने पिछले 20 सालों में देखा है और उसी से काफ़ी वेल्थ बन गई है। प्रशांत जी, आप पहले सिर्फ इस ट्रेड डील पे रहते हैं। इस ट्रेड डील के बाद आज हमने काफ़ी रैली देखी है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब गारमेंट स्टॉक्स में। क्या ये स्पेसेस में मौके ढूंढे जाएं या फिर ये सिर्फ एक रिलीफ रैली है जो फिजल आउट होगी? उसका रिस्क रहेगा क्या? ये मेरे ख्याल से इस पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और हमको, क्योंकि देखिए जब ये ट्रेड डील के बाद भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी नहीं देखी गई, तो उसका क्या मतलब है कि या तो हमने कोई नए मार्केट ढूंढ लिए, और या यूएस भी जो गुड्स एक्सपोर्ट हम कर रहे थे वो किसी और मार्केट्स के द्वारा वहां चले गए। तो इसका अर्निंग्स पर कोई हम लोग ने बहुत विशेष नेगेटिव प्रभाव नहीं देखा है। तो मेरा ऐसा मानना है इसका कोई बहुत पॉजिटिव प्रभाव भी बाजार पे नहीं पड़ेगा। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का मात्र 2% गुड्स एक्सपोर्ट्स में यूएस का था। उसमें से भी 3 बड़ी कैटेगरी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये एग्जेम्प्ट थी। तो जो बचे केमिकल्स बचे, कुछ ऑटो एंसिलरीज का एक्सपोर्ट्स बचा या टेक्सटाइल्स बचे, ये कोई बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। और ऑटो एंसिलरी एक हिस्सा तो बड़ा है, लेकिन उसका जो यूएस में एक्सपोर्ट था वो काफी कम था। केमिकल्स का भी लगभग 20% एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक, मैं इसको सामान्य तौर पे मतलब एवरेज पे एक रिलीफ रैली के जैसे ही देखूंगा इन सब सेक्टर्स के लिए। ओके, प्रशांत जी, तो फिर इस समय अब बजट निकल गया और अभी ट्रेड डील आ गई। आप इस समय इंक्रीमेंटल पैसा जो अगर आपको मिल रहा होगा वो कहाँ एलोकेट करेंगे? इस समय आपकी सबसे ज़्यादा ओवरवेट थीम्स क्या होंगी? ये आपने कहा कि 12% पैसा रिटर्न आया 20 सालों में, और ये पर्याप्त है। ये एक तरह से पर्याप्त है, लेकिन आप देखिए कि जो पिछले 5 वर्षों में रिटर्न आया कोविड के बाद, वो इससे बहुत ज्यादा था। और भारत में आज जो 100 में से 70-80 निवेशक हैं, वो कोविड के बाद ही बाजार से जुड़े हैं। तो ये रिटर्न उनकी अपेक्षाओं से बहुत कम है। तो मुझे यही कहना है कि जो पिछले 5 वर्ष में हुआ उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए, और ये 11-12 के तुलना में ही हमको बाजार में अपेक्षा रखनी चाहिए। जहां तक सेक्टर्स की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि लार्ज कैप्स में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। स्मॉल मिड कैप्स एज अ कैटेगरी देखेंगे तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से आज भी अच्छा नहीं है। हालांकि वो इतना बड़ा स्पेस है और कई कई स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, तो उसमें 10 में से एक, 20 में से एक स्टॉक्स में कहीं कहीं पर वैल्यू दिखाई देने लग गई। लेकिन उसके लिए हमको पूरी समझ के साथ काम करना। ओके, प्रशांत जी, वैसे एक चीज़ मैं कहूँ, बजट आया उसमें भी काफ़ी शानदार चीज़ें आई। आपका पोर्टफोलियो स्टॉक पीएफसी, उसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव आया। अब ओवरऑल पीएसयू स्पेस, आप एक जैसे कहते हैं एक ओजी टर्म जो हम यूज़ करते हैं, जब पीएसयू स्टॉक्स की बुलिशनेस की बारी आई थी, सबसे पहले आप ही ने पीएसयू स्टॉक्स पर बेट ली थी। अब यहाँ पर लगातार जो आउट परफॉर्मेंस चल रही है, क्या वो एक्सटेंड करेगी? मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम पीएसयूज को पीएसयूज के जैसे नहीं देखें। देखिए, पीएसयूज का थीम क्यों बना, क्योंकि इसके 2 कारण थे। सभी पीएसयूज जो है वो इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स में है। कोई भी पीएसयू आपको कंज्यूमर
या फार्मा या आईटी स्पेस में नहीं मिलेगा। तो जब कोविड आया तो क्योंकि इकोनॉमी में तकलीफ थी तो सभी पीएसयूज जो इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स में थे वो काफी घट गए। और जैसे जैसे स्थिति सामान्य हुई, इकोनॉमी ने रिकवर किया, इकोनॉमिक सेंसिटिव सेक्टर्स ने रिकवर किया, तो सभी पीएसयूज ने बहुत आउट परफॉर्म किया और उसका वही मुख्य एक कारण था। तो तब वो कोरिलेशन था, लेकिन आज इसमें कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं है, आज कोई ऐसी क्राइसिस जैसी स्थिति नहीं है, ये फेयरली वैल्यूड है। तो मेरे ख्याल से इनको हम सामान्य बिजनेस के जैसे देखना चाहिए। हर पीएसयू, हर सेक्टर का आउटलुक अलग-अलग इसके अलावा जो दो बड़े यूएस फेसिंग सेक्टर्स हैं, आईटी और फार्मा, इसमें आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, फार्मा में तो कुछ बदला नहीं है क्योंकि फार्मा तो वैसे भी एक ड्यूटीज से एग्जेम्प्ट था। तो फार्मा एक अच्छा सेक्टर है, इसमें इंडिया की कंपनीज की पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन इस सेक्टर को हम जनरल तौर पे बात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हर कंपनी अलग है, उसकी पाइपलाइन अलग है, उसके मार्केट्स अलग है, उसके वैल्यूएशन अलग है। लेकिन औसत पे देखा जाए तो ये एक अच्छा सेक्टर है, इसमें कंपनीज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आईटी में देखिए 2 मत है। एक मत कहता है कि एआई के आने से ये सेक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम लोग का ऐसा मानना है कि आईटी एआई के आने से आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। जो काम $100 में हो रहा था वो शायद आज 70, 80, $90 में हो जाएगा। लेकिन जो क्लाइंट्स हैं आपके, वो जो पैसा बचेगा उसको किसी और चीज पर खर्च करेंगे, किसी और सर्विस पे, किसी और रिक्वायरमेंट पे। तो हमें लगता है जो आईटी कंपनीज हैं, ये काफी एजाइल रही हैं और बदलते हुए माहौल टेक्नोलॉजी में इन्होंने समय-समय पे अपने को उसके अनुसार बदला है। तो मुझे लगता है ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसने काफ़ी अंडर परफ़ॉर्म किया है और इसलिए मुझे इसमें रिस्क रिवॉर्ड ठीक दिखता है। हालाँकि ये भी कहना उचित होगा कि ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, 200-300 बिलियन डॉलर का, तो इसमें हम कोई बहुत फ़ास्ट ग्रोथ की उम्मीद नहीं रख सकते। ओके, मैं दो और स्पेसेस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा जहाँ जो एक बहुत बड़ी मेक इन इंडिया थीम है, जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग मूव्स रहे हैं। एक है डिफेंस, जहाँ मोर और लेस मूव्स शानदार रहे, और दूसरी है ईएमएस स्पेस, जहाँ पर हमने पिछले साल 40 से 50% की करेक्शन देखी, शायद वैल्यूएशन का एक इम्पैक्ट था। इन दो स्पेसेस में अब आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, डिफेंस में ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, लेकिन शायद बाजार कहीं न कहीं इन स्टॉक्स को बहुत उसने महँगा कर दिया था। जैसे मैंने शायद 1 डेढ़ वर्ष, 2 वर्ष पहले भी बोला था। और देखिए जो अब कल भी जो डिफेंस का एलोकेशन बढ़ा है, शायद उसमें एक मुख्य कारण ये भी रहा कि रुपए की जो वैल्यू है वो यूरो को अगेंस्ट काफ़ी डेप्रिशिएट कर गई है। तो जो आप बाहर से आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं गुड्स को, डिफेंस गुड्स को, उसमें आपको रुपए की कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर एक बढ़िया ग्रोथ सेक्टर है, लेकिन इसमें ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद मुझे नहीं है क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी रिचली वैल्यूड है। और दूसरा मैंने क्या देखा है कि जभी भी कोई नैरेटिव बेस्ड सेक्टर हो जाता है, जैसे आप पिछले 5 वर्षों में देखिए तो नैरेटिव क्या था? डिफेंस एक नैरेटिव था, पीएसयू एक नैरेटिव था, ईएमएस एक नैरेटिव था, मेक इन इंडिया एक नैरेटिव था। तो जहाँ भी बाजार में निवेशक नैरेटिव को चेज़ करते हैं, तो वहाँ पे वैल्यूएशंस आपके फ़ेवर में नहीं रहते और मेरा मानना है कि ऑन एन एवरेज ये ईएमएस के लिए भी लागू होता है। हम्म। एक आखिरी सवाल प्रशांत जी, अब मार्केट के लिए अगला बड़ा एक मेक और ब्रेक फैक्टर क्या होगा? क्योंकि बजट जा चुका है और अब ट्रेड डील भी हो चुकी है। देखिए, बाजार के लिए तो मुझे नहीं पता लेकिन इन्वेस्टर के रिटर्न्स के लिए मेक और ब्रेक फैक्टर हमेशा पेशेंस होता है। सही सही समझदारी, सही सोच और धैर्य। तो ये एक अच्छा बाजार है, भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। इसमें मुझे कोई विशेष रिस्क नहीं दिखता है। ये बाजार भी 15-18 महीने से 40 बिलियन के एफआई सेलिंग के बावजूद भी ये लार्ज कैप्स घटे नहीं है। तो ये बाजार की भी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। खाली इसमें हमको धैर्य चाहिए और इससे हमें राइट एक्सपेक्टेशंस चाहिए। आप एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस लेके चलेंगे तो इसमें दिक्कत आएगी बट लार्ज कैप्स में मुझे लगता है पेशेंस के साथ हमको लो डबल डिजिट रिटर्न आने की पूरी उम्मीद है। इन्हीं शानदार शब्दों के साथ आपको शुक्रिया कहूँगा प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय आज हमें देने के लिए स्पेशल डे पर।
और श्रेया और कंचन, जो प्रशांत जी ने बात कही ना, पेशेंस, उसको अपनाइए, है ना, पेशेंस और ग्रैटिट्यूड। Gratitude. तो ये दो चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़रूरी है। मार्केट में तो है ही, लेकिन लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। राइट, पेशेंस और ग्रेटिट्यूड के साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना है। चलिए फिलहाल तो वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपकी क्वेरीज को करेंगे एड्रेस। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष बहेती जी भी प्रॉफिट मास सिक्योरिटीज से। बने रहिए इसी आवाज़ के साथ। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तो काफ़ी सारे सवाल जो है हमारे पास आ गए हैं, लेकिन फॉर रेफरेंस एक बार मैं नंबर आपकी स्क्रीन पे वापस से रख देती हूँ, जिसके थ्रू आप हमारे तक अपने जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो पहुंचा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप श्रेया को, कंचन को, CNBC आवाज़ को टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो दर्शक है उनके साथ जुड़ा जाए। भोपाल से हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं। हुसैन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे पास सिमेंस एनर्जी के शेयर्स है। मैंने लास्ट टाइम भी कॉल किया था, लेकिन कुछ उस पर अपडेट नहीं मिल पाया था। ओके बताइए। 2800 के रेट से है मैम, 100 क्वांटिटी। इसमें एक साल का कुछ व्यू बता सकते हैं? ठीक है, एक साल का व्यू 2800 के उस प्राइस पे है, और इस टाइम पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2000। सीमेन एनर्जी बोला ना आपने, ये स्क्रीन जी अभी ये ट्रेड कर रहा है 2533। प्लीज ये जो चार्ट है उसको चेंज कर दीजिए। सीमेंस एनर्जी का है चार्ट, ENRIN के नाम से ये जो स्टॉक है वो लिस्टेड है NSE के ऊपर, यानी कि करीब करीब 300 रुपए का यहाँ पे हमें लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहिती जी गुड मॉर्निंग। और क्या करा जाए सीमेंस में, सीमेन एनर्जी में? जी जी देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा खराब में, प्रॉब्लम में है, बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी इन्हें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 2400 के करीब का एक SL मेंटेन करे इस स्टॉक पे। ऊपर में मुझे लगता है इन्हें 2800 तक के भाव इन्हें देखने मिल सकते हैं। एक साल का जनरल का व्यू है, तो उससे ऊपर के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू हो गया सीमेंस को लेकर। और भी हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और चरण सिंह जी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ते हुए। चरण जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। जी सवाल सर पूछें अपना। सवाल मैडम दो सवाल। एक कैम प्लस सनमार है 487 पे 100 शेयर। दूसरा सूला वाइन यार्ड है। क्या पूछना चाह रहे थे दोनों स्टॉक्स में? इसमें मैं एवरेज आउट करना चाहता हूँ, एवरेज आउट करूँ या ना करूँ, ये पूछना था मैडम। दोनों काउंटर्स में? जी जी। सूला से शुरुआत कर लेते हैं। 182 पे कर रहा है कारोबार, और ओहो आपकी खरीद 365 की है। काफ़ी लॉस हो गया आशीष बहेती जी इनको सूला में, तो 183 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। आज भी डे हाई से फिसला है ये स्टॉक, और कुछ खास रिटर्न्स इसने दिए नहीं है हालांकि बनाकर एक मिनिमम। वो जो खबर आई थी EU और इंडिया की ट्रेड डील के बाद, तो उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या किया जाए, एवरेज आउट करने की सलाह होगी या नहीं? जी शायद जी एकदम स्ट्रिक्टली मना रहेगी कि एवरेज आउट ना करे, क्योंकि अगर आप देखिए कोई भी रिस्पाइट स्टॉक में नहीं रह रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक ऑलमोस्ट 75% के करीब डाउन है, और बजट जो इसके IPO प्राइस है वहां से भी ऑलमोस्ट आधा होकर ट्रेड कर रहा है। इन लेवल्स पे भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज आउट करने की गलती ना करे। देखिए अल्को बेवरेजेस में रैडिको खेतान जैसे स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रहे हैं, और ये स्टॉक लोअर लोज बना रहा है। तो क्लियरली विजिबल है कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट नहीं बना है किसी भी तरीके का। इनफैक्ट हमारी सलाह रहेगी कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करें। बिल्कुल, कोई भी पुल बैक आ तो एग्जिट करे। और फॉरेनर्स वाइन्स जब थोड़े सस्ते मिलने जाए तो उस अकॉर्डिंग लोगों का टेस्ट जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी फिलहाल तो सूला में चार्ट्स से ही इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा सवाल आशीष बहेती जी उन्होंने केम्पला सनमार पे पूछा था। चरण जी एक बार इसकी खरीद बता देंगे आप, कौन से भाव पर लिया इन्होंने? 485 पे मैम। 485 पे, तो यहाँ पर भी बहुत लॉस हो गया इनको। 485 पर अब 264 पे कर रहा है कारोबार, और कोई खास रिटर्न्स इससे भी नहीं मिले हैं। 6 महीने में तो 35% से ज़्यादा ही करेक्ट हुआ है, हालांकि मार्केट भी खराब था। अब क्या किया जाए आशीष जी? जी देखिए यहाँ पे जरूर इनका लॉस बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल पिछले 5 से 6 हफ्तों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, और जो डिप है वो रिस्ट्रेन हो रही है 250 के आसपास में। वहां पे इनफैक्ट एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है हमें बार बार, और डिमांड जोन बना है 250 का जो लेवल है। स्टॉक आज भी
डेली चार्ट्स पे भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है, 20 डे के ऊपर निकल चुका है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इन्हें 320 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो इस पोजीशन में बने रहे यहाँ पे। ओके तो ये थी राय कैम्प्लास्ट के ऊपर। तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप करने का। बहिती जी थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। हालांकि थोड़ा सा कम आज टाइम रहा है बिकॉज इतनी बड़ी जो इवेंट है वो इंडिया के लिए रहा है, उसके चलते काफ़ी सारे लोगों से और भी बातचीत की है। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच जी तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, इसके बाद जुड़े रहिए खिलाड़ी नंबर 1 पे।